नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लास। देखिए आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी 2 एग्जाम को देखते हुए हमने आपके लिए साइंस स्पेशल की सीरीज को स्टार्ट किया। ये हमारा सेट नंबर 15 है। इसके पहले भी हमने आपको इसी प्रकार के 14 सेट कराए हुए हैं, उसे आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के वहां पर से देख सकते हैं। आज हम आपको रेलवे द्वारा पूछे गए 30 महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी 2 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में साइंस से काफी ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए अगर आपने साइंस को तैयार कर लिया तो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आपका आराम से निकल जाएगा। अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पीएच वैल्यू के बारे में इसमें चर्चा की गई है, तो किसी वस्तु की पीएच वैल्यू यहाँ पर गलत लिखी गई है। जो गलत होगी वही इसका मिलान सही नहीं होगी। चलिए प्रयास करिए, आपके पास 4 से 5 सेकंड का समय है। देखिए पीएच वैल्यू के बारे में आपको मालूम होगा, अगर किसी भी पदार्थ की पीएच जो है 0 से लेकर के 7 से कम है तो उस पदार्थ का जो नेचर होगा वो एसिडिक माना जाता है। अगर किसी पदार्थ का पीएच वैल्यू 7 निकल कर आती है तो न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा, उसका कोई भी स्वाद नहीं होगा। अगर पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा 14 तक जाती है तो उस पदार्थ का जो नेचर होगा वो बेसिक माना जाता है। ये सारी चीज़ें आपको मालूम होगी। तो पहले ऑप्शन में देखिए लिखा गया है, रक्त का जो पीएच वैल्यू है यहाँ पर 7.4 लिखा गया है, जो कि बिल्कुल सही लिखा गया है। रक्त जो होता है हमारा क्षारीय होता है। शुद्ध जल का जो पीएच मान है वो 7.5 लिखा गया, जो कि बिल्कुल गलत है। शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। शुद्ध जल उदासीन होता है, उसका कोई भी स्वाद नहीं होता है। इसलिए मिलान सही कौन सा नहीं है, शुद्ध जल का 7.5 लिख दिया गया, इसे क्षारीय बना दिया गया है, जबकि शुद्ध जल जो होता है उदासीन होता है। अगर हम लोग समुद्री जल की बात करेंगे तो समुद्री जल का पीएच वैल्यू जो होती है वो 7.5 से लेकर के 8.4 तक जाती है। ठीक है, तो समुद्री जल जो होता है क्षारीय होता है, लेकिन शुद्ध जल जो होता है वो आपका उदासीन होता है। सिरका देखिए, सिरका का पीएच मान 2.2 लिखा गया है, जो कि बिल्कुल सही है। सिरका हमारा हाईली एसिडिक होता है। दूध की पीएच वैल्यू कहीं पर आपको 6.6 लिखी मिलेगी, कहीं पर 6.4, तो इन सभी के बीच में होता है, तो दूध भी हमारा सही है। तो इसमें से मिलान किसका गलत है, दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा, ताकि आने वाली जो वीडियो है आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। दूसरा क्वेश्चन है, NaCl की इकाई द्रव्यमान का सूत्र आपको बताना है, मतलब कि नमक का द्रव्यमान आपको बताना है। कैसे करेंगे आप, मैंने कई बार आपको बताया हुआ है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कम से कम आप लोग 1 से लेकर के 30 तक तत्वों के नाम याद कर लीजिए, द्रव्यमान संख्या याद कर लीजिए, परमाणु क्रमांक याद कर लीजिए। किसी किसी सवाल में द्रव्यमान संख्या दे देता है, लेकिन देखिए इसमें नहीं दिया गया है। जो भी स्टूडेंट को 1 से लेकर 30 तक के परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या याद होगी वो इन सारे सवालों को लगा सकता है। अब यहाँ पर देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या हमें चाहिए, तो सोडियम की द्रव्यमान संख्या 23 होती है। क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या 35.5 होती है। इनमें देखिए इकाई की बात किया है, और यहाँ पर कंपाउंड में देखेंगे आप कि सोडियम भी 1 है और क्लोरीन भी 1 है, तो आसानी से इनको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 58.5 U जो आएगा वो इस कंपाउंड का द्रव्यमान आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर आपको इसे याद करके चलना पड़ेगा, तभी आप इस प्रकार के सवालों को लगा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहा जाता है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए जिसमें बाह्य दल पुंज, पुमंग, जायंग सारे लगे होते हैं, तो उस हिस्से को क्या कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा पुष्पासन कहा जाता है। पुष्प का आसन कहा जाता है, जिसमें सारा का सारा पुष्प लगा होता है। इंग्लिश में से कहते हैं थैलमस। तो चलिए सबसे पहले आपको पुष्पासन दिखा देते हैं कि चित्र में पुष्पासन कहाँ पर होता है, जिससे आने वाले एग्जाम में आपको याद भी रहेगा। तो ये देखिए पुष्प का चित्र है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पुष्पासन जो है पुष्प के बिल्कुल नीचे भाग पर होता है, जिस पर सारी की सारी जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पर बाह्य दल पुंज ये है, दल पुंज ये है, इसके बाद पुंकेसर है, स्त्री केसर है, ये सभी चीज़ें जो लगी होती हैं। पुष्प का आसन, जिसमें पुष्प जो होता है बैठा होता है या फिर उसका आसन जो होता है वो नीचे ही का क्षेत्र होगा, तो इसी को कहते हैं पुष्पासन। तो आपने देख लिया पुष्प जहाँ पर सारे भाग उसके लगे होते हैं उसके ऊपर, उसी को हम लोग पुष्पासन या फिर थैलमस कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, एक पदार्थ के घनत्व को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है। अगर आपको डेंसिटी का फार्मूला याद होगा तो आप इसे आसानी से लगा सकते हैं। डेंसिटी बराबर D बराबर होता है M/V। ठीक है, जहाँ पर M क्या होता है, मास होता है, V क्या होता है, वैल्यूम मतलब कि आयतन होता है। अगर हम लोग
आयतन को एक इकाई मान लेते हैं, मतलब एक मान लेते हैं, तो डेंसिटी बराबर मास की होगा। तो किस ऑप्शन में लिखा गया है? पहले ऑप्शन में। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, घनत्व को द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन कहेंगे, आयतन को एक मान लेंगे तो डेंसिटी बराबर मास के हो जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। दूसरे ऑप्शन में लिखा गया है द्रव्यमान और त्वरण का मल्टीपल जो होता है वो फोर्स के बराबर होता है, तो यहाँ पर फोर्स के बारे में लिखा गया है। तीसरे वाले में देखिए प्रणोद प्रति इकाई क्षेत्रफल जो है वो दाब के बारे में लिखा गया है, P बराबर F/A होता है, जहाँ पर F क्या है? एक प्रकार का प्रणोद क्या है? बल होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है? पहले वाले में डेंसिटी के बारे में, दूसरे वाले में फोर्स के बारे में, तीसरे वाले में दाब के बारे में लिखा गया है। पांचवा क्वेश्चन है आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन इन दोनों के आणविक सूत्र सेम होते हैं, संरचनाएं अलग अलग होती हैं। तो ब्यूटेन में ब्यूट लगाए आगे तो कितने कार्बन होंगे ब्यूटेन में? मेथेन मतलब कि मेथ में 1 कार्बन होते हैं, एथेन में 2 कार्बन होते हैं, एथ में 2 कार्बन, प्रोप में 3 कार्बन, तो ब्यूट में 4 कार्बन होंगे। ठीक है, तो 4 कार्बन वाला ही ऑप्शन सही होगा। तो नीचे वाले दोनों जो ऑप्शन है वो गलत हो गए। अब हाइड्रोजन की संख्या के लिए आपको देखना पड़ेगा ब्यूट जो है वो किस में आता है। ब्यूट के आगे देखिए एन लगाए, मतलब कि ये एल्केन श्रेणी का है, और एल्केन श्रेणी में CnH2n+2 इसका फार्मूला होता है। अगर C की संख्या यहाँ पर 4 है तो हाइड्रोजन कितने निकलेंगे? दुगने से 2 ज़्यादा, 4 दूनी 8, 2 10, मतलब 10 हाइड्रोजन होंगे। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? पहला वाला ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पर आइसोब्यूटेन लिखा है, तो इसकी संरचना की बात कर लेते हैं। जो नॉर्मल ब्यूटेन होता है अगर उसकी चेन संरचना की बात करेंगे तो इस प्रकार से बनता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कार्बन 4 है और हाइड्रोजन जो है वो 10 है, तो ये नॉर्मल ब्यूटेन है। लेकिन अगर आपसे आइसोब्यूटेन की बात करेगा तो इसकी संरचना जो होती है थोड़ी सी अलग हो जाती है। अब यहाँ पर जो है CH3 यहाँ पर आ जाता है, तो ये नॉर्मल ब्यूटेन है और ये आइसोब्यूटेन है। तो इसमें देख सकते हैं कार्बन भी 4 होंगे, हाइड्रोजन भी 10 होंगे, तो दोनों के जो आणविक सूत्र होते हैं वो सेम होते हैं। आइसोमर है इसलिए पोजीशन जो होती है कार्बन की एक चेंज हो जाती है। पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। छठवां क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक असंतृप्त यौगिक है? नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं लेकिन एक साथ नहीं दिखेंगे। पहले आपको पहला ऑप्शन दिखेगा, इसके बाद आपको दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन दिखेगा। तो पहले आप लोग दूसरा, तीसरा, चौथे को देख लीजिए, फिर हम लोग ऊपर चल के प्रश्न की चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है असंतृप्त यौगिक। तो हाइड्रोकार्बन देखिए 2 प्रकार के होते हैं, समझिएगा पूरा सिस्टम कैसे बनता है। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एक आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये 2 प्रकार के होते हैं। एरोमेटिक के मतलब वो संरचना जो बंध संरचना हो, जैसे कि बेंजीन की संरचना आप देखते हैं बंध संरचना होती है, तो एरोमेटिक कंपाउंड में आते हैं। एलिफैटिक में खुली संरचनाएं आती हैं, जैसे कि इस ऑप्शन में आप देख रहे हैं ये सभी खुली संरचनाएं, तो ये आपकी ये एलिफैटिक कंपाउंड में आएंगी। अब एलिफैटिक कंपाउंड भी 2 प्रकार का होता है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इंग्लिश में कहते हैं सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। ठीक है, अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में वे हाइड्रोकार्बन्स आते हैं जिसमें डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड वाले सारे आते हैं। तो आप इन 4 ऑप्शन में देख करके समझ पा रहे होंगे कि आपसे पूछा क्या गया है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपसे पूछा गया है या फिर असंतृप्त कंपाउंड आपसे पूछा गया है, तो जहां पर भी आपको डबल बॉन्ड वाला या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला दिखेगा उसे आप असंतृप्त कहेंगे। तो पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड रखा गया है, तो ये असंतृप्त है, असैचुरेटेड है। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा? पहला वाला। नीचे आप देख रहे हैं इसमें सिंगल बॉन्ड है, सभी में, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आएंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आएंगे। तो मैंने आपको पूरी प्रक्रिया बताई है कि कैसे आपको असंतृप्त पहचानना है, एरोमेटिक पहचानना है, एलिफैटिक पहचानना है। ठीक है, समझ गए आप लोग। 7वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपसे हीमोफीलिया के बारे में पूछा गया है कि हीमोफीलिया क्या है, और नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है। चारों ऑप्शन में लिखा गया है यह एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की अनुपस्थिति के कारण होता है। इसके बाद लिखा गया यह रोग जो है जिसमें अतिरिक्त हीमोग्लोबिन का उत्पादन होता है। यह रोग है जिसमें सफ़ेद रक्त कोशिकाएं कैंसर बन जाती हैं। और लास्ट में लिखा गया है यह रोग जो है विटामिन के की कमी के कारण होता है।
तो कुछ लोग के लिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि हीमोफीलिया जो है वो आपको पहला ऑप्शन भी कुछ लोग को लग रहा होगा, लास्ट वाला ऑप्शन भी लग रहा होगा। हीमोफीलिया जो होता है अनुवांशिक रोग होता है, ठीक है, अनुवांशिक रोग है, इसलिए जीन इसके लिए जिम्मेदार होगा। यह वह रोग है रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले जिम्मेदार जीन की अनुपस्थिति के कारण होता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। इसमें जो होता है रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, इसे रक्त स्रावण रोग भी कहते हैं, और ये प्रायः किसमें होता है, पुरुषों में पाया जाता है। लेकिन नीचे देखिए विटामिन के की कमी के कारण जो होता है वो भी रक्त का थक्का नहीं जमता है, लेकिन वो हीमोफीलिया उसे नहीं कहते हैं। अगर विटामिन के की आप कमी हो रही है आपके शरीर में, उसको आप पूरी कर लेते हैं तो ये रोग आपका सही हो सकता है। लेकिन हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है, ये सही नहीं होता है। इसलिए आप किसको सही करेंगे, जहां पर जीन के बारे में चर्चा की गई है, क्योंकि ये अनुवांशिक रोग है, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 8वां क्वेश्चन है, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब क्या होता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए आपको मालूम है वर्क का फार्मूला क्या होता है, W बराबर होता है F इंटू एस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर फोर्स भी लगना चाहिए, और साथ ही साथ जब फोर्स लगे तो विस्थापन भी हो, और विस्थापन जो है cos 90 नहीं होना चाहिए। अगर 90 डिग्री पर लंबवत कहीं पर आप फोर्स लगा रहे हैं तो cos 90 जीरो हो जाएगा, अगर cos 90 जीरो हो गया तो वर्क भी हमारा जीरो हो जाएगा। तो किसी पिंड पर कार्य तभी किया जा सकता है जब ये 4 ऑप्शन में से आप सिलेक्ट करिए। यहाँ पर देखिए दूसरे ऑप्शन लिखा बल इस पर कार्य करता है, आप बल लगाएंगे विस्थापन नहीं हो रहा है तो कार्य नहीं होगा। वहाँ विस्थापन होता है, अगर विस्थापन भी हो रहा है, लंबवत डायरेक्शन में हो रहा है, cos थीटा 90 हो गया, तब भी ये नहीं मान सकते कार्य हो रहा है। निश्चित दूरी के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन cos 90 है, मतलब कि लंबवत कहीं पर आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर तब भी कार्य जीरो हो जाएगा। तो एक ही कंडीशन पर जो है कार्य हो सकता है, वो पहली कंडीशन है यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। जब ऊर्जा की वृद्धि होगी तभी कह सकते हैं कि आप किसी पिंड पर कार्य किया जा रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 9वां क्वेश्चन है, धातुओं को पीट पीट कर उन्हें पतली चादरों में परिवर्तित किए जाने के गुण को क्या कहा जाता है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए धातुएं आप देखते होंगे चांदी की, सोने की, उनको पीट पीट करके चादर बना दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं। मतलब कि आघात दे करके बढ़ाने की प्रक्रिया को आघात वर्धनीयता कहते हैं। अब देखिए तन्यता और आघात वर्धनीयता को आप लोग समझिएगा, जब पीट पीट करके अब चादर बना दें उसकी, तब उसे कहेंगे आघात वर्धनीयता, ठीक है। जब किसी को आप तान करके लंबा तार की तरह खींच देते हैं तब उसे कहते हैं तन्यता। जो तार बनती है ना वो तन्यता कारण बनती हैं, और जो चादर बनती हैं वो आघात वर्धनीयता से बढ़ती हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को आप लोग समझिएगा। 10वां क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से रेडियो लिंक के द्वारा संप्रेषण करते हैं क्योंकि। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा इसका, यहाँ पर देखिए जो ध्वनि तरंगें होती हैं उनको माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई भी माध्यम नहीं होता है, इसलिए ध्वनि तरंगें अंतरिक्ष में यात्रा नहीं कर सकती हैं। तो अगर आप लोग ध्वनि के माध्यम से बोलना चाहेंगे अंतरिक्ष में एक दूसरे से, तो आपके मुंह से निकली जो वाणी है वो आगे नहीं जाएगी, क्योंकि उसे माध्यम नहीं मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप जब बोलते हैं तो वहाँ पर माध्यम होता है वायु, लेकिन अंतरिक्ष में वैक्यूम होता है, निर्वात होता है। इसलिए हम लोग रेडियो लिंक का प्रयोग करते हैं, रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं, ताकि संप्रेषण हो सके, वाद हो सके। क्योंकि ध्वनि तरंगें अंतरिक्ष में ट्रेवल नहीं कर पाती हैं, ध्वनि तरंगें निर्वात में उनकी चालें शून्य होती है, वैक्यूम में शून्य होती हैं, जबकि प्रकाश जो होता है उसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, इसलिए वो निर्वात में भी चल सकता है, लेकिन ध्वनि तरंगें निर्वात में नहीं चलती हैं। सही ऑप्शन दूसरा ऑप्शन होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, अंडाशय से अंडे के निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग कर सकते हैं। अंडाशय से जब अंडा निकलता है तो उसको कहते हैं अंडोत्सर्ग। कौन सा ऑप्शन सही होगा, लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अंडाशय से अंडे निकलने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं, इसे याद कर लीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, गैस में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो गलत हो उसके बारे में आपको बताना है। जितने भी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपके पिछले बार जो रेलवे ग्रुप डी का 2018 में एग्जाम हुआ था, उनके साइंस के क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चनों को नहीं लगा पा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपने पिछले साल को पेपरों का भी नहीं तैयार किया है। तो अगर आपने नहीं तैयार किया तो इसके पहले भी हमने आपको 14 सेट कराए हुए साइंस के, उनको आप लोग जा करके देख लीजिएगा।
हम आपके लिए मेगा सीरीज भी चला रहे हैं। जो लोग पार्ट्स को नहीं देख पाते हैं उनके लिए 2.5 घंटे की मेगा सीरीज चला रहे हैं, उनमें भी आप लोग जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए गैस के तापमान वृद्धि के संबंध में आपके लिए 4 कथन दिए गए हैं। मान लीजिए किसी सिलेंडर में कोई गैस भरी है, तो गैसों में अणु होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग तापमान को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो उसमें गैस के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर्वाधिक संभावित गति बढ़ जाती है, जो अणु होते हैं उनकी गति बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। वितरण व्यापक हो जाता है, जो वितरण होता है वो व्यापक मतलब दूर दूर भागने लगते हैं, बिल्कुल सही है। वितरण वक्र के तहत क्षेत्र उतना ही रहता है जितना निम्न तापमान के क्षेत्र में होता है। तो क्षेत्र तो सीमित है लेकिन वो व्यापक तरीके से भागना स्टार्ट कर देते हैं। जो गलत वहाँ पर ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन है? सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ता है। अंश नहीं बढ़ता है, जितने अणु थे पहले उतने ही अणु होते हैं, उनकी गति बढ़ जाती है, दिशा बढ़ जाती है, क्षेत्र बढ़ जाता है, लेकिन अंश मतलब उनकी संख्या नहीं बढ़ती है। तो गलत आपसे पूछा था, तो गलत कौन सा ऑप्शन होगा? दूसरा वाला ऑप्शन। नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको 2, 8, 2 दे रखा है, यह आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में होगा, ये आपको बताना है। तो आपको मालूम है आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो 18 समूहों में और 7 आवर्तों में डिवाइड है। जब आपको आवर्त बताने हो तो आप लोग कोषों की संख्या गिनेंगे, क्योंकि आवर्त में कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। पहले आवर्त में 1 कोष होगा, दूसरे में 2, तीसरे में 3, इस प्रकार से आपको जैसे कोषों की संख्या बढ़ेगी वैसे आवर्त बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए कोषों की संख्या, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, तो यहाँ पर 3 कोष हैं। इसका मतलब ये जो तत्व होगा वो तीसरे आवर्त में होगा, लेकिन आपसे समूह के बारे में पूछा है तो वैसे तत्व देख लेते हैं कौन सा है। 8, 2, 10, 2, 12 मतलब कि ये मैग्नीशियम के बारे में चर्चा कर रहा है, और मैग्नीशियम के बारे में चर्चा कर रहा है तो इसके लास्ट वाले कोष में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब इसकी संयोजकता जो वैलेंसी होगी इसकी 2 होगी, और 2 संयोजकता वाले तत्व किस में रखे जाते हैं? वो दूसरे समूह में रखे जाते हैं। तो लास्ट वाला कोष डिसाइड करेगा कि वो किस वर्ग में होगा, और कोषों की संख्या डिसाइड करेगी वो किस आवर्त में होगा। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई है। दूसरे कोष में पाया जाएगा तत्व कौन सा है? मैग्नीशियम। 14 नंबर क्वेश्चन है, जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव कैसा होता है? ये 4 ऑप्शन है। जैसे कि मान लीजिए कोई बीकर है, उसमें तरल यहाँ तक भरा है, ठीक है, ऊपर तक कोई है, द्रव जो है ऊपर तक भरा हुआ है, ठीक है, समझिएगा। यहाँ पर कह रहा है मुक्त सतह से गहराई, मतलब अगर गहराई को हम लोग कम करेंगे, मतलब कहीं पर से इसको निकाल दें और गहराई कम हो जाए, तो तरल द्वारा डाला गया दबाव भी कम हो जाता है, ठीक है। याद रखिए गहराई कम होगी तो तरल जो दबाव डालेगा वो कम हो जाएगा। गहराई जब भी बढ़ती जाती है तो तरल द्वारा डाला गया दबाव भी बढ़ता जाता है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। गहराई कम होगी तो दबाव कम होगा, गहराई ज़्यादा होगी तो तरल द्वारा ज़्यादा दबाव डाला जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, राइजोपस, ब्रायोफाइलम, प्लेनेरिया, हाइड्रा, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन कौन करता है? इसका सही ऑप्शन होगा राइजोपस। तो चलिए राइजोपस के हम लोग चित्र को समझते हैं कि कैसे ये बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है। तो यहाँ पर देखिए ये राइजोपस का चक्र है, इसे समझने का प्रयास करिए। राइजोपस होता क्या है? ये एक प्रकार का मृतोपजीवी कवक है। जैसे यहाँ पर इसकी संरचना देखिए, यहाँ पर इसके बीज का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। इसका जो प्रजनन होता है कैसे होता है? बीजाणु निर्माण द्वारा होता है। तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे बीज इसके एक कोने पर आने लगते हैं। यहाँ पर देखिए बीज धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और फिर इसकी प्रक्रिया में बीज ढेर सारे हो जाते हैं। इसके बाद ये फूट जाते हैं। फूटने के बाद जितने बीज निकलते हैं उतने ही राइजोपस का निर्माण होता है। ये पूरा इसका चयन मैंने दिखा दी, फिर से आकर के ये राइजोपस बन जाता है। फिर नेक्स्ट वाला क्या करेगा? बीजाणु उत्पन्न करेगा, उससे निर्माण से इसका प्रजनन की क्रिया जो है वो आगे बढ़ती रहती है। 16 नंबर क्वेश्चन है, धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर कैसे होते हैं? बताने का प्रयास करिए। पिछले वाले सेट में मैंने आपसे क्वेश्चन कराया था कि धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं। धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, मतलब क्षारीय होते हैं, और अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय नेचर के होते हैं। ये दोनों मैंने आपको याद कराया था। और पिछले वाले सेट में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वैसे बेसिक होते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिनके ऑक्साइड जो होते हैं उभयधर्मी होते हैं? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऐसे कौन सी धातु हैं जिनके
ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिन भी लोगों ने पिछला वाला सेट देखा होगा वे सभी लोग इसे बता सकते हैं आराम से। 17 नंबर क्वेश्चन है, 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर 2 मीटर पर सेकंड गति से चल रहा है। वह 1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक अन्य वस्तु से टकराता है तो वे दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ में आगे बढ़ते हैं तो टकराव के दौरान हुई ऊर्जा क्षति आपको बताने की कितनी ऊर्जा की हानि होगी। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जब भी टक्कर होगी तो टक्कर के पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। संवेग जो होता है वो संरक्षित रहता है। तो यहाँ पर मान लीजिए चिकनी सतह है, कोई पिंड है घन के आकार का, 0.5 kg इसका द्रव्यमान है, वेलोसिटी आपको 2 मीटर पर सेकंड दे रखी है। जब ये आगे बढ़ेगा चिकनी सतह पर तो इससे डबल वेट का 1 kg का, वेलोसिटी शून्य है, स्थिर है, यहाँ पर देने रखा तो स्थिर है। जब इसके साथ में टक्कर होगी तो ये दोनों एक साथ एकल वस्तु के रूप में, मतलब कि छोटा वाला पिंड और बड़ा वाला पिंड दोनों एक साथ जुड़ करके साथ में चलेंगे। तो ये साथ में चलने वाले का वेग आप लोग निकाल लीजिए। इसके लिए हम लोग संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाएंगे। टक्कर के पहले का m1 v1 प्लस m2 v2, टक्कर के पहले का संवेग बराबर, जब साथ में जुड़ करके चलेंगे तो m और m2 m1 दोनों जुड़ जाएंगे और साथ के जो वेग है वो हमको v निकालना है। ठीक है, टक्कर का पहले का संवेग टक्कर के बाद का संवेग दोनों को इक्वल कर देंगे क्योंकि संवेग संरक्षित रहता है। तो m1 कितना दे रखा है 0.5, वेलोसिटी आपको पहले वाले की 2 दे रखी है, दूसरे वाले का 1 kg, वेलोसिटी नहीं है मतलब स्थिर है, शून्य होगा। m1 और m2 जोड़ेंगे तो 1 और पॉइंट जोड़ेंगे 0.5 तो 1.5 हो जाएगा। वेलोसिटी आपको निकालनी है। 1 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 बन जाएगा, 0.5 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 1 बन जाएगा, 1 बराबर 1.5 v। अगर v की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी 2/3। ठीक है, साथ में जो चल रहे हैं उनकी वेलोसिटी निकल कर आएगी 2/3। ये कहीं पर आप लोग लिख लीजिएगा। अभी ऊर्जा की बात करते हैं। ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि चल रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी होती है mv²। अगर हम लोग पहले वाले की बात करेंगे तो पहले वाले काइनेटिक एनर्जी होगी m1 v1 का स्क्वायर, दूसरे वाले क्या होगी 1/2 m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, अब छत निकालनी है, दोनों घटा दीजिए। अब कैसे निकालेंगे आप, देखिए 1/2 तो कॉमन आ जाएगा, m पहले वाले का जो होगा जो चलायमान है उसी की एनर्जी तो घटेगी, तो m1 जो है वो 0.5 kg का है और उसकी वेलोसिटी v1 आपको मालूम है 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 बन जाएगा। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद 1/2 तो आपने कॉमन ही ले लिया है। m2, अभी आपने m2 जो है जब संयुक्त रूप से चलेंगी तो m2 1.5 निकला था, 1 प्लस 0.5 1.5, इसका मतलब 1.5 को आप लिख सकते हैं 3/2 मल्टीप्लाई वेलोसिटी। अभी आपने संयुक्त रूप से जो पिंड चले थे उनकी वेलोसिटी आपने निकाली थी 2/3। मैंने कहा था ना इसको लिख लीजिएगा। तो 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/9 बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 चौको 20, ये 2 बन जाएगा। और यहाँ पर से अगर काटना चाहेंगे इसको 3 त्रिका 9 और 2 दूनी 4, तो 2 माइनस 2/3, 2 माइनस 2/3 और यहाँ पर से 3 दूना 6 और 6 में से 2 जाएगा तो 4/3 और 4/3 और आगे 1/2 लगा ही है, कट जाएगा 2/3 निकलेगी। 2/3 का लॉस हुआ एनर्जी में, तो 2/3 को आप कैसे लिख सकते हैं दशमलव में 0.666 ऐसे निकलेगा, तो इसे लिख सकते हैं 0.67 जूल का लॉस हुआ। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए इस प्रकार के लंबे क्वेश्चन भी आते हैं, ये सब प्रैक्टिस से आएगा। जब आप लोग इस प्रकार के 2-3 क्वेश्चन लगा लेंगे तो आप समझ जाएंगे कैसे आपको लगाना है, तो एग्जाम में आप तेज़ी से लगा सकते हैं। यहाँ हमने समझाया है, थोड़ा समय लेकर समझाया ताकि आपको ये सब क्वेश्चन जो हैं वो आसान लगने लगे। 98 नंबर क्वेश्चन है कि इसका उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने के लिए और दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। ये 4 ऑप्शन है। आप इन 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन को रखेंगे रिक्त स्थान की जगह पर। समय आपके पास पर्याप्त है, वीडियो को रोक करके आप लगाने का प्रयास करिए। इसका सही ऑप्शन दिया गया है दूरी और विस्थापन, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। यहाँ पर देखिए किसी वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने के लिए आप वेग की बात करेंगे, ठीक है, और किसी दिए गए समय पर उसकी प्रारंभिक स्थिति
और अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए आप विस्थापन का प्रयोग करेंगे तो वेग और विस्थापन वाला जो ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन होगा। लेकिन लास्ट वाले में उल्टा लिखा गया, लेकिन आपको क्रम से लिखना पड़ेगा क्योंकि ये गति के बारे में चर्चा कर रहा है और स्थिति के बारे में चर्चा कर रहा है। तो वेग और विस्थापन वाला ऑप्शन जो होगा वो इसका सही ऑप्शन होगा, इसमें नहीं रखा गया है। इसमें दूरी और विस्थापन को इसने सही किया है। 19 नंबर क्वेश्चन है, 30 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लोहे के गोले का व्यास 10.5 kg द्रव्यमान के एक एल्युमिनियम के गोले के व्यास के बराबर है। दोनों गोलों को एक साथ खड़ी चट्टान से ऊपर गिराया जाता है। जब वे भूमि से 10 मीटर की दूरी पर हों तो उनके क्या समान होगा, ये आपको बताना है। जैसे कि मान लिया दोनों का व्यास बराबर है, मतलब दोनों का जो आकार होगा वो बराबर है, लेकिन एक 30 kg का है, एक 10.5 kg का है। ठीक है, इन दोनों को नीचे गिराया जाता है स्वतंत्र अवस्था में, तो इनका प्रारंभिक वेग दोनों का u बराबर 0 होगा। और पृथ्वी से 10 मीटर ऊपर जब वे भूमि में गिरने से 10 मीटर पहले आपका इनमें क्या समान होगा, ये आपको बताना है। कैसे करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले चारों ऑप्शन को देखने का प्रयास करिए। संवेग का फार्मूला क्या होता है? P बराबर mv होता है। और समान की बात किया है ना, तो जब इसका मास अलग है, पहले वाले का मास 30 है, दूसरे वाले का 10.5 है, तो इनका संवेग भी अलग अलग होगा कि संवेग जो है मास पर डिपेंड कर रहा है, तो ये तो चेंज हो जाएगा, संवेग चेंज हो जाएगा दोनों का भूमि में गिरने से 10 मीटर पहले तक, क्योंकि मास अलग अलग है तो संवेग भी अलग अलग हो जाएगा। गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होती है, ये भी डिपेंड करती है मास पर। मास दोनों के अलग अलग हैं, गति ऊर्जा भी चेंज हो जाएगी। स्थिति ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? P बराबर होता है mgh, ये भी मास पर डिपेंड कर रहा है, दोनों के मास अलग अलग हैं, तो स्थिति ऊर्जा भी चेंज होगी। लेकिन त्वरण ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है ना, तो ग्रेविटी लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। G बराबर होता है कैपिटल G, जो कि नियतांक होता है me/re का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है फार्मूला, जहां पर me क्या है? मास ऑफ अर्थ, और re क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। इसलिए ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा दोनों को, कि द्रव्यमान दोनों का कितना है, तो त्वरण सेम रहेगा। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कैपिटल G पर, अर्थ के मास पर, रेडियस ऑफ अर्थ पर, लेकिन जो द्रव्यमान होंगे वस्तुओं के उन पर निर्भर नहीं करेगा, तो त्वरण सेम होगा। सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए पानी के अणु में आपसे हाइड्रोजन की प्रतिशतता पूछी है। कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया ना कि आवर्त सारणी में कम से कम आप लोग 1 से लेकर के 30 तक तत्वों के परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या और उन तत्वों के नाम याद कर सकते हैं, तो याद कर लीजिएगा। ये काफ़ी बार आपके सवालों में आपकी हेल्प करेगा। जैसे कि इस सवाल में हाइड्रोजन का द्रव्यमान आपको निकालना पड़ेगा। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? परमाणु क्रमांक भी 1 होता है और द्रव्यमान संख्या भी 1 होती है हाइड्रोजन की। तो यहाँ पर 2 हैं, 1 का 1 होता है, 2 का 2 द्रव्यमान संख्या हो जाएगी। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, द्रव्यमान संख्या की बात करेंगे 16। इस टोटल कंपाउंड की जो द्रव्यमान हो जाएगा वो 18 हो जाएगा। और इस 18 में आपसे हाइड्रोजन पूछा है कितना परसेंटेज है, तो 2 हाइड्रोजन है 18 में, तो हाइड्रोजन पूछा है 2/18 मल्टीप्लाई परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/9 बन जाएगा। तो 100/9, 100/9 कितना आएगा? 11.11। कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा? दूसरा ऑप्शन। तो पानी के अणु में हाइड्रोजन जो होगा वो 11.11% होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? अब सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि बालाघाट कहाँ पर पड़ता है। बालाघाट जो है एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में बालाघाट एक जिला भी है, तो वहाँ पर मैग्नीज पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीज Mn पाया जाता है, और मैग्नीज नगरी भी कहते हैं बालाघाट को। ठीक है, याद कर लीजिएगा, मैग्नीज नगरी किसे कहते हैं? बालाघाट को, क्योंकि यहाँ पर अधिक मात्रा में मैग्नीज की खान है। चौथा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, नारियल की जटा या फिर जो नारियल का छिलका होता है ना, वो किस ऊतक का बना होता है? जिसको हम लोग निकालते हैं, उसके अंदर फिर नारियल का जो जूस होता है उसको आप पीते हैं। तो नारियल का छिलका जो होता है किस ऊतक का बना होता है? तो वो दृढ़ ऊतक का बना होता है। दृढ़ ऊतक जो होते हैं ये मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। जो नारियल होता है उसकी सुरक्षा के लिए नारियल का जटा जो है वो उसके ऊपर जो छिलका है वो लगा होता है। तो किस ऊतक का बना होता है? दृढ़ ऊतक का बना होता है। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? पहला वाला ऑप्शन। 23 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल में एक धावक 10 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा की किस श्रेणी में आएगी, ये आपको बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है।
थोड़ा से आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv²। यहाँ पर आपको वेग नहीं पता है तो वेग निकालना पड़ेगा आपको। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी आपको 100 मीटर दे रखी है, समय आपको 10 सेकंड दे रखा। काट देंगे तो वेग आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। वेग आ गया 10 मीटर पर सेकंड, तो फार्मूले में रख दीजिए 1/2 mv²। मास भी आपको नहीं दे रखा है तो मास को m मान लीजिए। v आपको 10 निकला है, स्क्वायर करेंगे 100 आ जाएगा और 2 से काटेंगे तो 50 m। 50 m जो निकली वो काइनेटिक एनर्जी निकली, ठीक है, समझ गए आप। जहाँ पर m जो है वो ओलंपिक के धावक का मास है। अब आप ऑप्शन के हिसाब से सोचने का प्रयास करिए कि उसकी गति ऊर्जा कितनी हो सकती है। नीचे से आप ऑप्शन को लेकर चलते क्योंकि पहला ही ऑप्शन सही ऑप्शन है। नीचे देखिए उसकी एनर्जी जो है वो 200 जूल निकल रही है। 50 m हमने मानी है, निकली है 1/2 mv² से हमने निकाली 50 m। अगर उसका मास 4 kg होगा तभी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 5 को 20 200 जूल निकलेगी। तो क्या मनुष्य का वेट 4 kg होगा जो वो 100 मीटर की दूरी 10 सेकंड में पूरी करेगा? तो ये गलत हो जाएगा। इसमें मनुष्य का वेट जो है वो कितना निकल रहा है? अप्रोक्स 4 kg से आगे निकल रहा है, 4 kg से 10 kg के बीच का है। तो ये तो दौड़ नहीं सकता इतनी तेजी से। अगले में देखिए यहाँ पर 2 लाख लिख रखा है। 2 लाख इसका मतलब 50 m, उसका मास कितना होना चाहिए? 4000 kg। जब उसका मास 4000 kg होगा तो उसकी जो एनर्जी निकलेगी वो 2 लाख के करीब निकलेगी। तो कोई व्यक्ति का मास जो है वो 4000 हो सकता है कि जो दौड़ेगा? ये भी गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में आएंगे 50 m हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली है और यहाँ पर 20,000 दे रखा है। इसका मतलब उसका वेट अगर 400 kg होगा तो वो दौड़ेगा और 400 kg से 1000 kg तक। तो क्या ऐसा व्यक्ति 400 kg का या फिर 1000 kg का व्यक्ति जो है ओलंपिक में 10 सेकंड में 100 मीटर निकाल सकता है? ये भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन सही निकलेगा, 50 m निकली काइनेटिक एनर्जी। अगर यहाँ पर मास जो है 40 kg रखें तो 4 पंचे 20, 200 2000 जूल निकल आएगा उसका। तो ये 2000 जूल और 40 kg से लेकर के वो 100 kg के बीच में मनुष्य होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इसके बीच में आएगी। तो बिल्कुल सही ऑप्शन जो होगा पहला वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि धावक जो है उसका वजन कितना हो सकता है, उसी के अनुसार एनर्जी दी गई है। 40 से लेकर 100 kg के वेट का जो व्यक्ति होगा उसके लिए एनर्जी जो है वो 2000 जूल से 5000 जूल के बीच में होगी। 24 नंबर क्वेश्चन है, 5वें कोष में 3 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके स्थायी बनने वाले अणु की परमाणु संख्या क्या होगी? अच्छा क्वेश्चन है, करने का प्रयास करिए। थोड़ा से क्वेश्चन को घुमाया है। 5वें कोष, जब 5वां कोष दे देगा ना तो ये 5वें आवर्त का कोई ना कोई तत्व होगा। और हमने आपको बताया था कि पहले कोष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। याद कराने की ट्रिक क्या थी? 2 8 8 18 18 और 32 और 32 से अधिक 32 32 कर सकते हैं। 2 8 8 18 18 32 32। तो हमने ये आपको सातों आवर्त के और सातों कोष बता दिए। जितने कोष होंगे उतने आवर्त होंगे। तो आपको याद करना, ये 5वें कोष की बात कर रहा है। तो पहले कोष में 2 होंगे मैक्सिमम, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे वाले में 18 और 5वें वाले में मैक्सिमम 18 होते हैं। लेकिन ये क्या कर रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के बाद स्थायी बनेगा। मतलब कि अभी इसके पास 18 नहीं है, अभी इसके पास 15 होंगे। जब ये 3 प्राप्त करेगा तब ये स्थायी होगा, तब ये 18 हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। तो अभी जोड़ लीजिए, 8 2 10, 10 8 18, 18 18 36 और 36 15 कितना हो जाएगा? 51। मतलब अभी जो तत्व ये पूछ रहा है आपसे वो 51 परमाणु संख्या वाला पूछ रहा है। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। अभी इसकी 51 है, बाद में ये 3 जोड़ लेगा तो 54 बन जाएगा, तब ये 18 प्राप्त कर लेगा अपने बाह्य कोष में, तब ये स्थायी हो जाएगा। तो 51 वाला तत्व कौन सा होता है? एंटीमनी होता है। और एंटीमनी में जब 3 इलेक्ट्रॉन आप जोड़ देंगे तो ये जिनान बन जाएगा, तब ये अक्रिय गैस बन जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। तो 54 वाला आपको नहीं सही करना है, 51 सही करना होगा। सही ऑप्शन पहला वाला। 25 नंबर क्वेश्चन है, आनुवांशिक जानकारी अणुओं की लंबी श्रृंखलाओं द्वारा स्थानांतरित की जाती है तो इन अणुओं को क्या कहा जाता है? ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। इसका सही ऑप्शन होगा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? एक कार्बनिक अणु है जो डीएनए और आरएनए बनाने के लिए मोनोमर का काम करता है।
इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। इसे आपको याद करना पड़ेगा। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? अनुवांशिक जानकारी अणुओं की लंबी श्रृंखलाओं द्वारा स्थानांतरित किए जाते हैं। जो जानकारी होती है इन्हीं के द्वारा जो है वो जीन में जाती है। डीएनए और आरएनए को तैयार करने में न्यूक्लियोटाइड्स की बड़ी भूमिका होती है। 26 नंबर क्वेश्चन है, दाब और क्षेत्रफल के मल्टीपल को आप क्या कहते हैं? बताइए, दाब और क्षेत्रफल के मल्टीपल को आप क्या कहेंगे? इसका सही ऑप्शन होगा प्रणोद कहेंगे, क्योंकि प्रणोद एक प्रकार का क्या है? बल है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं थ्रस्ट। तो दाब बराबर होता है प्रणोद, मतलब कि थ्रस्ट अपान एरिया, क्षेत्रफल। तो अगर प्रणोद बराबर लिखेंगे तो दाब मल्टीप्लाई क्षेत्रफल। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा? दूसरा वाला ऑप्शन। 27 नंबर क्वेश्चन है, ऊतक त्वचा के नीचे, ये 4 ऑप्शन है, ऐसे कौन से ऊतक हैं जो त्वचा के नीचे वक्र के चारों ओर और आंतरिक अंगों में पाए जाते हैं? तो त्वचा आप जानते होंगे, आपकी त्वचा कहीं पर मोटी होगी, कहीं पर पतली है। तो कुछ लोग देखते होंगे पेट काफ़ी आगे तक निकल आता है, तो वो क्या होती है? वसामय ऊतक का निर्माण करती है। त्वचा क्या करती है? मोटी हो जाती है, चर्बी के रूप में बढ़ जाती है। तो वो कौन से ऊतक होते हैं? वसामय ऊतक होते हैं। तो वसामय ऊतक त्वचा के नीचे या फिर वक्र जो होता है उसके चारों ओर आंतरिक अंगों के बीच में पाई जाती है। तो ये वसामय ऊतक होते हैं, ये क्या करते हैं? ये रक्षा करने का काम करते हैं और आपके शरीर की रक्षा भी करते हैं, और साथ ही साथ गर्मी हो गई, ठंडी हो गई, उसमें भी आपके शरीर की रक्षा करते हैं। जो ठंडे प्रदेश की जो जंतु होते हैं आप देखते होंगे, उनकी त्वचा मोटी होती है, तो उसमें वसामय ऊतक जो होता है अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये वसामय ऊतक के बारे में आपसे चर्चा की थी इसमें। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है ये बताना है। कैल्शियम फास्फेट से बना दंत वल्क शरीर में सबसे कठिन पदार्थ होता है, बिल्कुल सही है। आपके जो मुख का जबड़ा होता है वो सबसे कठोर पार्ट होता है शरीर का। दूसरे में लिखा गया, टूथपेस्ट आमतौर पर क्षारीय होते हैं, अतिरिक्त अम्ल को निष्क्रिय करते हैं और दंत क्षय को रोकने में मदद करते हैं, बिल्कुल सही है। जो टूथपेस्ट आपको रात में करके अवश्य सोना चाहिए, ठीक है। आप रात में जो टूथपेस्ट होता है वो क्षारीय होता है, और जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं मुंह में बैक्टीरिया कैसे बनते हैं? जैसे कि आप शर्करा, मतलब रात में अगर मीठा खाकर सोएंगे और आपके भोजन के कुछ अणुओं के साथ क्रिया करके वो अम्ल बना लेते हैं, तो अम्ल बना करके आपके दांत में जगह बनाकर वो रहने लगते हैं और दांत क्षय का कारण भी बन जाते हैं। इसलिए टूथपेस्ट को आपको करके रात में सोना चाहिए। टूथपेस्ट क्षारीय होते हैं और अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण बना देते हैं, इसलिए वो जीवाणु को पनपने नहीं देते हैं। तो टूथपेस्ट क्षारीय होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद देखिए, मुंह में मौजूद जो बैक्टीरिया है, मुंह में बची शर्करा खाद्य कणों के अवक्रमण से अम्ल उत्पन्न होता है। वही मैंने आपको बताया ना कि जो बैक्टीरिया है शर्करा से और खाद्य कणों से अम्ल बनाती हैं, और अम्ल और क्षार की क्रिया करा देंगे तो लवण बन जाएगा। तो टूथपेस्ट करके सोएंगे तो आपके दांत कभी खराब नहीं होंगे। तो यहाँ पर 3 बातें तो सही हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। चौथी बात है, जब मुंह का पीएच मान 5.5 से अधिक होता है तो दंत क्षय शुरू हो जाता है, ये बिल्कुल गलत है। जब 5.5 से कम होगा, भाई एसिडिक माध्यम में ही तो आपका दंत क्षय शुरू होगा, तो अधिक हो जाएगा। तो ये 6 से ज़्यादा हो गया, मान लीजिए 7 के पार चला गया तो क्षारीय हो जाएगा। तो जब 5.5 से कम होगा, जब एसिडिक की ओर आप जाएंगे, हाईली एसिडिक की ओर, तब आपका दांत क्षय जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। तो कौन सा गलत है ये आपसे पूछा था, तो लास्ट वाला ऑप्शन गलत ऑप्शन है। यहाँ पर अधिक की जगह पर अगर कम कर देता तो चारों ऑप्शन सही हो जाते। 29 नंबर क्वेश्चन है, समाधान के पीएच में क्या परिवर्तन होगा यदि इसकी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ जाती है? अब ये क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग समझिएगा। पीएच का देखिए फार्मूला होता है, पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस आयन। जो H प्लस आयन है यही हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है। अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की पावर -5 है, ध्यान से समझिएगा, H प्लस की आपको वैल्यू दे रखी है 10 की पावर -5। इसको अगर आप ऊपर रखेंगे तो माइनस पहले बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और log 10 से 10 बेस जो है 10 है, 10 तो 1 बन जाएगा और 5 आगे आ जाएगा। तो पीएच वैल्यू 5 निकली। कब निकली? जब 10 की पावर -5 किया, ठीक है। माइनस में जो वैल्यू होती है जितनी आप बढ़ाएंगे ना उतना घटेगी। अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हम बढ़ा देते हैं, बढ़ा देंगे तो मान लीजिए 10 की पावर 4 कर दिया, बढ़ने पर घाते कम करनी पड़ेंगे आपको। अगर आप 10 की पावर 4 कर देंगे
तो पीएच वैल्यू निकल कर आएगी 4। तो पीएच में क्या परिवर्तन होगा? अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो पीएच वैल्यू घटेगी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? लास्ट वाला। अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटेगी तो पीएच वैल्यू बढ़ेगी। अपोजिट का संबंध होता है हाइड्रोजन आयन के साथ में, क्योंकि माइनस है ना, तो माइनस क्या करता है, जितना आप बढ़ाएंगे उतने से घटेगा। सही ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन लास्ट वाला ऑप्शन होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन होगा। द्रव्यमान अपान वॉल्यूम किसके बराबर होता है? ये क्वेश्चन तो ऊपर आ चुका है ना। m/v किसके बराबर होता है? याद है आपको ना, डेंसिटी के बराबर होता है, घनत्व के बराबर होता है। तो इसको कैसे लिखा था वो अलग प्रकार से पूछा गया था, इसको अलग प्रकार से पूछा है। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, आयतन को 1 मान लिया था, तो घनत्व मास के बराबर हो गया था। पहला ऑप्शन सही ऑप्शन था। तो हमारी ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी। पिछले सेट में हमने एक क्वेश्चन पूछा था, चलिए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन हमने आपको पिछले सेट में कराया था, पूछा था, मतलब आप में से काफ़ी लोगों ने इसका उत्तर सही देने का प्रयास किया था। इसमें से कौन सी बल से संबंधित नहीं है? सबसे पहले देखिए, बल का फार्मूला क्या होता है? F बराबर ma होता है, और मास मतलब कि केजी में होगा, और एक्सेलरेशन हमेशा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होता है। तो मीटर मतलब कि m, और सेकेंड स्क्वायर अगर नीचे से ऊपर आएगा तो s⁻²। तो अगर हम लोग इसकी बात करेंगे यूनिट की, तो kgm s⁻², ये तो होती है, बल से संबंधित है ये। और बल की यूनिट न्यूटन भी होती है और डायन भी होती है। तो कौन संबंधित नहीं है? दूसरा वाला ऑप्शन जो है ये संबंधित नहीं है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपसे पिछले वाले सेट में पूछा था, 14 नंबर में, काफ़ी लोगों ने सही उत्तर दिया था इसका। अब देखिए, इस सेट में आपके लिए क्वेश्चन छोड़े जा रहे हैं। आवर्त सारणी में सबसे कम सक्रिय तत्व कौन सा है? ये क्वेश्चन का जवाब लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नहीं आएगा तो इसी प्रकार से नेक्स्ट वाला जो आपको सेट कराएंगे 16 नंबर, उसमें इसकी चर्चा करेंगे। ये 4 ऑप्शन है, और आपने इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही करने के प्रयास किए हैं। इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन रखे गए। तो आशा करते हैं अगर आप इसमें से 22 से 23 क्वेश्चन भी सही कर ले जाते हैं। वैसे मैं 25 तक आपसे आशा करता हूं, फिर भी कुछ क्वेश्चन इसमें ज़्यादा कठिन थे। जो न्यूमेरिकल्स आपने देखे लंबे लंबे थे, तो कुछ लोग जो नए आए होंगे वो नहीं लगा पाएंगे। जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो ज़रूर लगा सकते हैं। तो 22 से 23 भी अगर आप सही कर लेते हैं तो आपका स्कोर बेहतर माना जाएगा। आपके ग्रुप डी एग्जाम आते आते हम आपको 30/30 की तैयारी करा देंगे। बस आपको हमारे पुराने वीडियोस देखने हैं, क्योंकि आप पुराना नहीं देखेंगे, नए देखेंगे तो हमने जो आपको पिछला सिखाया है वो आपको पहले सीखना पड़ेगा, तब आपको इस प्रकार से नए प्रकार के क्वेश्चन जो हैं आपको आसानी से आ सकेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रश्न में आपको डाउट होता है कि इसका उत्तर ये से ये हो सकता है तो आप बोल सकते हैं, नेक्स्ट वाली वीडियो में चर्चा कर लेंगे। अपना स्कोर कार्ड शेयर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादातर लोगों के पास वीडियो पहुँचे और सभी की साइंस अच्छी हो सके और आप सबका रेलवे ग्रुप डी और NTPC में आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।